अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद मालिक। ब्रेकिंग न्यूज़ आपने बहुत सुना था, ब्रेकिंग न्यूज़ कम सुना होगा। ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी ज़िंदगी का एक अटल हिस्सा बन गया है। जहां ये बहुत सी इन्फॉर्मेशन देता है वहां ज़िंदगी का अजाब भी बन गया। खबर आती है क्योंकि 90% खबरें अच्छी नहीं होती, फिर उसके व्यूज़ आते हैं, फिर उसके एनालिसिस आते हैं, फिर उनके स्लांट्स होते हैं। जिस तरह खबर की कोई वजह होती है उसका एनालिसिस में कभी करने वाले का, तज्जिया करने वाले का स्लांट, कभी उसके चैनल का स्लांट, कभी चैनल के मालिक का स्लांट, कभी गवर्नमेंट या अपोजिशन का स्लांट। तो जो चीज़ घुप जाती है, बीच में गुम जाती है, वो होती है अवाम का स्लांट। तो इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जितने एनालिसिस हैं, जितनी बातें हैं, वो आवाम के लिए ब्लैक एंड वाइट एनालिसिस के साथ हैं। आज मैं आपको एक बात शेयर कर लूँ कि हमारे प्रोग्राम का ओरिजिनल जो मैंडेट था कुछ और था, प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन आज जब मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री पार्टी की प्राइम मिनिस्टर के ज़ेर सदारत, तो उसमें बड़ी बातें हुई और कुछ लोगों ने ये भी कमेंट दिया कि जी अवाम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, फ़िक्र ना करें, मीडिया की फ़िक्र ना करें, मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया क्या सोच रहा है। तो मुझे एकदम डोनाल्ड ट्रंप याद आए। उन्होंने भी आजकल वहाँ पे एक इख्तिरार शुरू की हुई है, फेक मीडिया। वो एक चैनल की बात सुनते हैं, फॉक्स की, अगर उसमें बात ठीक है तो ठीक है, बाकी जो कहे वो बकवास है, जो बात करे वो बिल्कुल एक बेतुकी सी बात होती है। तो मैंने सोचा कि ये जो ब्रेकिंग व्यूज़ है, क्यों ना हम पहले एक दो प्रोग्राम्स उन लोगों के व्यूज़ ब्रेक करें आपके साथ जो दूसरी दुनिया के, आपके मेरे आम लोगों के व्यूज़ शेप करते हैं। उनसे भी ज़रा बातें होंगी। और जैसे आज का सब्जेक्ट है, पूरे पाकिस्तान का एक ही सब्जेक्ट है, एक ही ऑब्सेशन है, एक ही फ़िक्र है इस वक्त, वो है GIT के बाद अब क्या हो रहा है। और आज के बाद जब बिल्कुल सफ़ें ड्रॉ हो गई हैं, अपोजिशन एक तरफ खड़ी हो गई है, प्राइम मिनिस्टर उनके हवारी एक तरफ खड़े हो गए हैं और लगता है कि अब मैदान जंग लग गया है। तो क्या होगा? अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं तब क्या होगा? अगर रिज़ाइन नहीं करते तब क्या होगा? क्या अगले हफ्ते 50 घंटे के बाद जो शुरू होगा प्रोसेस एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्या उसके वज़न के नीचे प्राइम मिनिस्टर की ताकत कुछ नहीं जाएगी या अपोजिशन की ख्वाहिशें कुछ नहीं जाएंगी? क्या होगा? इन सब पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा पैकेज, और मैं पहले उससे गेस्ट का अपना इंट्रोड्यूस करवा दूं। हमारे साथ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपकी भी राय बड़ी शार्प है, या आप उनको पसंद करते हैं या आप उनसे नफरत करते हैं। मैं अपनी बारी राय नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं भी इन दोनों फीलिंग्स के दरमियान में कभी कभी चलता हूँ। हामिद मीर साहब, तारुफ के तो मोहताज नहीं हैं, आप माशाल्लाह काफ़ी सारे आपको जानते हैं। आसमा तो वैसे ही हमारी बहन हो, इसलिए हम वैसे की बात नहीं करते। आमिर मतीन साहब, आप भी काफ़ी शर्फ लाते हैं। थैंक यू पाकिस्तान के अंदर, शुक्रिया तारीफ का। तो लेकिन आज जो बातें होंगी वो होंगी बड़ी कैंडिड। ब्रेकिंग व्यूज़ खुल के आपने बात करनी है, कोई मुनाफिकत नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, खुल के बात करनी है। और वही बातें होंगी जो हम पहले कर रहे थे अभी। लेकिन पहले एक छोटा सा पैकेज देखते हैं एंड देन विल कम बैक। पैनामा के हंगामे पर हुकूमत एक बार फिर मुश्किल में फंस चुकी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वुज़रा और साथी कभी दबे लफ्जों में तो कभी खुले अल्फाज में साजिश का जिक्र करते हैं। तारीख को दोहराते हुए वज़ीर आज़म भी जारहाना रवैया अपना रहे हैं। हमारे मुखालिफिन जितने जी चाहें इल्जामात लगा लें, जितने जी चाहें जतन कर लें, जितनी जी चाहे साजिशें कर लें, नाकाम और नामुराद रहेंगे। नवाज शरीफ ने 80 की दिहाई से सियासी सफर शुरू किया। 2 बार वजीर आला रहे। 1990 सियासी मुखालिफ बेनजीर भुट्टो को शिकस्त देकर पहली बार वजीर आजम बने, लेकिन उनसे सियासी चपकलिश बरकरार रही। बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे। 1993 में करप्शन के इल्जामात पर सदर गुलाम इसहाक ने 58(2)B के तहत नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की, जिसे अदालत ने बहाल कर दिया। लेकिन सदर से कशमकश खत्म न हो सकी और नतीजे में फौज की मुदाखलत पर सदर गुलाम इसहाक और वजीर आजम नवाज शरीफ दोनों को घर जाना पड़ा। नवाज शरीफ की 1997 में इक्तदार में वापसी हुई और उन्होंने 14वीं आईनी तरमीम के तहत पुराना रास्ता बंद कर दिया, जिस पर सदर से लड़ाई हो गई। और जब केस सुप्रीम कोर्ट गया तो चीफ जस्टिस सजाद अली शाह से भी इख्तलाफात पैदा हो गए। लेकिन नवाज शरीफ यहाँ भी कामयाब रहे कि उन्होंने चीफ जस्टिस सजाद अली शाह और सदर फारूक लगारी को फारिग कर दिया। फारूक लगारी सदारत के मनसब पे ऊपर बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है। सियासी सफर में नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ाई लड़ी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मामले पर जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफा लिया।
कारगिल जंग के बाद परवेज मुशर्रफ को फारिग करके जियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की, जिस कहानी का अंजाम जद्दा जाकर हुआ। नवाज शरीफ नवंबर 2007 में पाकिस्तान और 2013 में इक्तदार में वापस आए। यहाँ भी सियासी मुखालिफ का सामना हुआ, लेकिन डटकर मुकाबला किया और भरपूर जवाब देते रहे। अवाम ने अल्लाह के फजल करम से हमें फतह से हमकिनार किया है। हम आपके कहने पे घर चले जाएं? जरा ये मुंह और मसूर की दाल। तहम 20 अप्रैल को पैनामा पेपर्स के सामने आने की सूरत में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नई मुश्किलात ने आन घेरा है। पीठ तक एक बार फिर इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है, लेकिन 2 रातों बाद ये इख्तियार उनसे वाक़यात को मुंतकिल हो जाएगा। अब देखना है कि यहाँ भी खुशकिस्मती साथ देती है या साथ छोड़ देती है। नाज़रीन, आपने पैकेज देखा, इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि हमारी थीम क्या डिस्कशन की। हमें थीम बड़ी क्लियर है कि एक बार फिर तबले जंग बच चुका हुआ है और आज तक जब भी कन्फ्रंटेशन हुई प्राइम मिनिस्टर उसमें से विक्टोरियस हुए, उनकी किस्मत चलती रही, ठीक रहा। अब इसी पे शायद वो लग रहा है, लेकिन मैं पहले सिर्फ एक अंदाज़ा लगा दूं कि लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए कि इस वक्त स्टैक, जिसको लिटरली स्टैकिंग कैसे हुई भी। ये है वो 5 जजों का फैसला, यहाँ से बात शुरू हुई। अब इस वक्त ये है आपकी, ये क्या प्रोड्यूसर साहब दिखा दें ताकि हम जब बताते जाएं लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ये कितना मवाद है। ये आप उठाएं तो आपकी कमर को बल पड़ जाता है। ये माशाल्लाह, सिर्फ मैं एक ड्रामा नहीं है, आई वांट पीपल टू सी इट। ये है सारी एविडेंस इस वक्त, सिर्फ ये और अभी इसमें एक अभी वॉल्यूम कम है, अभी एक 10वीं वो है, वो भी जिल्द इसमें नहीं है। एक तो ये 2 जिल्दें जो पहले जा चुकी हैं वो 12 हैं। हाँ, तो ये जब आप देखते हैं और फिर 60 दिनों में तैयार। अब इसमें जब आप ऐड कर लें तो आपके इधर आप समझ लें खड़े हुई सारी पॉलिटिकल ऑपोजिशन इस तरफ खड़ी हुई, इनके जो हवारी हैं, जो मिनिस्टर्स हैं दूसरे, उन्होंने फ़ौज को भी अपना मुखालिफ बना दिया, उन्होंने जुडिशरी को भी बना दिया, ब्यूरोक्रेसी ने वैसे काम करना छोड़ दिया। तो फिर काम होगा कैसे, चलेगा कैसे अगर रिज़ाइन नहीं भी करते, और अगर व्हाटएवर कैसे चलेगा? आप कितनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप 4 साल के बाद दोबारा स्क्रीन पे जलवागर हुए हैं, और आपकी 4 साल के बाद वापसी इतने अहम मोड़ पे साबित कर रही है कि कुछ होने वाला है। मेरा तो मेरा मैं आपकी टाइमिंग को अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत और आपकी टाइमिंग जो है वही ब्रेकिंग व्यूज है मेरे आज के। और पॉलिटिक्स में तो टाइमिंग है ना, पॉलिटिक्स में के, और आपने ये जो वक्त का इंतखाब किया, इस पे मेरे ब्रेकिंग व्यूज ये हैं कि कुछ होने वाला है। एक सवाल पहले और, ये जो इतना थब्बा है, इस पर सारे बात करते हैं कि जी ये 60 दिनों में ये किस तरह बन गया इतना। ये इधर करें ना जरा, एक मैं बताता हूँ आपको। देखें, ये एक बहुत ही मिसलीडिंग किस्म का एक नैरेटिव डेवलप किया है मुस्लिम लीग नून के कुछ वुज़रा ने कि जी ये 60 दिन में ये JIT ने इतनी 10 वॉल्यूम किस तरह लिख लिए हैं। अब ये देखें आपके सामने है, ये एक तरफ पेज के एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरा खाली है। ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरा खाली है, इसमें एविडेंस लगी हुई है। तो बेसिकली 5 वॉल्यूम हो गए। एक्चुअली 5 वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसका अगर आप जब एनालिसिस करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि 20 से 30% JIT की इन्वेस्टिगेशन है, उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका एनालिसिस है। बाकी इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, ये देखिए ये डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो इन्होंने ना लिखे, तो सिर्फ फोटो कॉपी करके उन्होंने लगा दिया साथ में, और ये बहुत ज्यादा भारी तादाद में डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसलिए ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा ना ये जिन IT है, तो ये वैसे सियासी नैरेटिव बहुत अच्छा है उनका, लेकिन उनका लीगल नैरेटिव बहुत कमजोर है। ये इनका बहुत बड़ा फ्लॉ है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और JIT को बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया, उस पर अटैक कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि जी उनकी सियासी हमायत कायम रहे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है आज बड़ी कैटेगोरिकली, मैं नहीं जाना, जो मर्जी कर लो। क्या आपके ख्याल में ये रिवर्स हो सकती है? देखिए, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं जी कि हमारे साथ वही साजिश हो रही है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ हुई थी, जो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ हुई थी। ये बात बाय नहीं कर रहे लोग, इसलिए कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट साजिश पहले होती थी प्रेसिडेंट हाउस से, फारूक लगारी का आपने दिखाया ना कि फारूक लगारी के साथ भी लड़ाई थी। तो अब प्रेसिडेंट हाउस में ना कोई फारूक लगारी बैठा हुआ है, ना गुलाम इसहाक़ खान बैठा हुआ है, ना GHQ में कोई जनरल ज़ियाउल हक़ बैठा हुआ है, और ना ही कोई राहील शरीफ बैठा हुआ है। ठीक है,
वहां पे बैठा हुआ है जनरल कमर जावेद बाजवा, जिसको आए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए। ये जो ये राइल चीफ से एक बात बताएं, ये जो बार बार प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, उस दिन मरियम बीबी ने भी कहा कि इतना मजबूर ना करें कि दिल में छुपे हुए राज सामने आ जाएं, क्या इन राजों में राहील शरीफ और क्यानी भी हैं? देखें, वो राज सारे राहील शरीफ ही के बारे में है, ठीक है ना। तो राहील शरीफ के बारे में अगर बोलना था तो उस वक्त बोलते ना जब वो थे। आपने तो उनको एक प्राइस पोस्ट दे दी सऊदी अरब में और आपने दिलवाई, अब उनको वहां भेज दिया आपने। बोलना था तो बताते फिर कि क्यानी साहब जो हैं वो आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में ज़रा हाथ थोला रखें, और राहील शरीफ साहब भी ये कह रहे थे, तो परवेज़ मुशर्रफ को भी आपने बाहर भिजवा दिया। तो आप उनके जब वो पावर में थे उस वक्त तो बोले नहीं, अब आप अगर बोलेंगे तो अब आप जानबूझ के एक्चुअली किसी और शख्स को आप ब्लैकमेल या प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी अभी आया है, वो जो अभी अभी आए हैं वो भाजपा साहब हैं। और वो हम सब जानते हैं कि जब 2014 का धरना था तो उस वक्त उनके व्यूज क्या थे, ठीक है ना। वो जमहूरियत के साथ खड़े थे, सिस्टम के साथ तो खड़े वो थे। 10 करोड़ को कमाल अच्छा, कर रहे थे। आप उनके कुछ वुज़रा जो हैं वो विदाउट नेमिंग वो सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करते हैं। अब आप अच्छी तरह जानते हैं मालिक साहब कि जब 1993 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब ने नसीम हसन शाह जिस बेंच को हेड कर रहे थे, तो जिन वकीलों ने नवाज शरीफ का केस लड़ा था उसमें खालिद अनवर के साथ आज के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब भी शामिल थे। तो आप किस तरह ये कह सकते हैं कि जनाब ये जज जो हैं ये मेरे खिलाफ हो गए हैं? साकिब निसार की आपके साथ क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। कमर जावेद बाजवा की आपके साथ क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। आपकी या मेरी इनके साथ क्या दुश्मनी है? आमिर मतीन की या आसमा की कोई दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा सिर्फ ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस सुना है, केस ICIJ ने बाहर के मुल्कों में ब्रेक किया, जर्मन अखबार में छपा है, उसकी पाकिस्तान में इंक्वायरी हो रही है। आपने खुद अपने आप को पेश किया एहतसाब के लिए, कौम से खिताब किया, मैं अपने आप को और अपने ख़ानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। फिर आप JIT में गए, JIT से निकल के आप JIT की ऐसी तैसी फेरते रहे। लेकिन भाईजान उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। डरे उस दिन से जब वो आप खुद ही मुतालबा कर रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग सामने लेके आओ। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई और उसमें वो बता रहे होंगे, मुख्तलिफ लोग, शहबाज शरीफ साहब बता रहे होंगे कि ये जो तारिक शफी ने डॉक्यूमेंट पेश किया है इस पर जो ये मेरे दस्तखत हैं तो मेरे नहीं है, कितने जाओगे फिर तुसी? अच्छा, उथे तक जानिए, पहले आसमा मुझे एक बात बताओ। ये बात करने से आया, तुमने पहले खबर चलाई कि जी चौधरी निसार ने बातें की हैं और फिर उस पर कोई नाराज़गी हुई, फिर उसका डिनायल आया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, लेकिन आज फिर चौधरी निसार वाज नॉट इन दैट मीटिंग, वो नहीं थे। करीबी एरिया में थे। हाँ, और फिर बल्कि एक दो जगह टेलीविजन पे चल रहा था कि जी वहाँ से गुजर रहे थे तो उनको अपने ज़ाती काम था। ये क्या सीन है चौधरी निसार का? व्हाट हैपेंड? देखिए, चौधरी साहब जो जिस तरह उस मीटिंग के अंदर बातें हुई हैं उस पर वो इस्तीफ़े की बात हो रही थी, और वो तो मैं ख्याल है इस्लामाबाद में सभी लोगों को ये बात पता है कि चौधरी साहब ने कहा कि ये सारे जो बैठे हुए हैं ये खुशामदी हैं, हम आपको, चूँकि उन्होंने मशवरा ऐसा दिया था इस्तीफ़ा देने का, कैबिनेट के बहुत सारे लोग यहाँ खुशामदी बैठे हुए हैं, तो आप, मेरा ख्याल है इस्तीफ़े देने वाला जो मामला है उसके ऊपर आप गौर करें। तो इस पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब FIA आपके नीचे था, जो रिपोर्ट हुआ है, जो हमें सोर्सेज ने बताया, हो सकता है इसमें हल्की फुल्की एग्जैजरेशन हो, लेकिन ये बात सही है कि इख्तलाफात वहाँ पे हुए। जिसके जवाब में फिर चौधरी निसार साहब जो हैं उन्होंने एक लंबी तकरीर की, क्योंकि ये आपको पता है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में जो मुख्तलिफ सेल्स हैं, ख़ास करके जो प्राइम मिनिस्टर मीडिया सेल है उसके अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चौधरी निसार से खुश नहीं हैं, और वो मुस्तकिल इस बात के ऊपर खुश नहीं है क्योंकि चौधरी निसार जो हैं इस वक्त उनको आके डिफेंड नहीं कर रहे। आपने देखा होगा ख्वाजा आसिफ भी, ख्वाजा साद रफीक भी, एहसन इकबाल साहब, ये सब लोग टेलीविज़न पे आए और यके बाद दीगरे आए और उन्होंने लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर चौधरी साहब नहीं आए। तो एक छोटी रिजेंटमेंट उनके दिल में थी शरीफ खानदान के कि भाई इन्होंने डिफेंड नहीं किया। आमिर, आपने भी कॉलम वॉलम बड़े लिखते रहे हो, उसमें एक दो बारी आपने भी चौधरी निसार साहब को परपेचुअल प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग भी लिखता हुआ है आपने, ये उसमें वो तो नहीं कुछ चल रहा गया? मैं बिल्कुल इसका जवाब देता हूँ। पहले मुबारक साहब, पहले तो आपको बहुत मुबारक। हाँ, मेरी भी रह गई आपको बहुत मुबारकबाद। 4 साल के बाद, 4 साल के बाद मुबारक नहीं होती, मिठाई वगैरह जेब हल्की करें। मिठाई नहीं, मिठाइयाँ मतलब काफी अल्लाह ने आपको दिया। एक तो पहले भूल गए थे, मैंने दिया तो याद आ गया। आमिर साहब, इनकी वापसी और किसी की रवानगी की कट्ठी मिठाइयाँ वही था। तो दूसरा जो आपने टाइटल जो चुना है, ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक, तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं होती, ये ब्रेकिंग व्यूज़ जो इसका मैं तर्जमा कर रहा था ये था कि व्यूज़ की टांग तोड़ना, टूटे भज्जे व्यूज़, टूटे भज्जे व्यूज़ जो है ना, झूठ को तोड़ना। फिर आप अपने सच्ची बात करेंगे। फिर आप अपने इब्तिदाइये में कह रहे थे कि स्लांट होती है, पॉलिटिशियंस की होती है, चैनल के मालिक की होती है। मैं कह रहा था यहाँ बचे मोहम्मद मालिक की स्लांट जो है ना उससे बचना चाहिए।
नाउ कमिंग बैक चौधरी निसार साहब, चौधरी साहब जो परपेचुअल प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग क्यों ना होना चाहिए। बात यह है कि 1985 से जब प्राइम मिनिस्टर ने, वैसे तो 1981 से सफर शफर एक ब्रेक ले लें, फिर निसार साहब का मैं ब्रेक के बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दूंगा, वो बताएंगे। ब्रेक के बाद आके मैंने एक बात जो तमाम पहले से वो पूछती है कि इस हालात ऐसे हैं कि PMLN को किसी किस्म का ख़तरा नहीं था। अगर ये गवर्नमेंट चलती है PMLN की, तो ये आराम से, अगर चेंज ऑफ हेड्स भी होता है इस्लामाबाद में, तो ये पंजाब में भी कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, मेजॉरिटी भी इनकी है, और अगर पार्टी की कॉन्टीन्यूटी है तो ये अगले इलेक्शंस भी कहा यह जाता है कि थ्रू हो जाएंगे। तो क्या PMLN इस वक्त सिर्फ इस बात पे अपना पूरा फ्यूचर जेपरडाइज करने पे तुली हुई है, या रिस्क लेगी कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अगर ये इशू बन जाता है तो क्या प्राइम मिनिस्टर प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं पार्टी के फ्यूचर को, लेकिन अगर पार्टी को मौका ना मिला तो क्या पार्टी ये आगे चल पाएगी कि नहीं पाएगी? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। आमिर, बात हो रही थी पहले, वेरी क्विकली चौधरी निसार पे बात कर लें ताकि फिर हम बड़े सब्जेक्ट पे जाएं। मालिक, मेरा ख्याल है मुझे बड़ी खुशी है कि चौधरी निसार साहब ने जो इतलाएँ आ रही हैं कि ये बातें की हैं, ये जो 10 वॉल्यूम्स दिखा रहे थे, इसमें हज़ारों सवाल हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट में तो बताने हैं, बट ही आल्सो ओज दिस टू अस, हमें भी बताने हैं। अस इज हू? अस कौन? अवाम को, पब्लिक और अपनी पार्टी को भी बताना है। और मैं सोच रहा था कि किसी न किसी को पूछना चाहिए था, और ख़ास तौर पे अगर चौधरी निसार ने पूछा है तो बात यह है कि चौधरी निसार के साथ ये उनको वो अपने गिले शिकवे दोनों साइड्स के होंगे, मगर वो वाहिद आदमी रह गए हैं 1985 से, अगर आप मुझे करेक्ट करें, कि पुराने जितने भी ये इकट्ठे सफ़र शुरू जो किया हुआ था, इनके अलावा राजा साहब सिर्फ रह गए हैं, राजा ज़फ़रुल्लाह साहब, मगर वो ज़ाहिर है बिल्कुल थोड़े से खुडे लाइन हुए हैं, मगर ये पुराने आ रहे हैं। और मियाँ साहब ने को ये कहना पड़ेगा कि बड़े कम लोग रह गए हैं, बड़े कम लोग रह गए हैं। चल रही हैं 20 का ग्रुप, 21 का ग्रुप, 40 का ग्रुप, क्या चौधरी निसार के भी इसके में तो नहीं आएंगे? मेरा नहीं ख्याल है चौधरी निसार ये ना उनका एक इनके साथ 85 से लेके अभी तक का साथ किया हुआ है, वो क्रूडली नहीं ये करेंगे। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो पार्टी है, ये जो भी जितने नारे मार रहे हैं ना, ये पीछे मुड़ के देखेंगे तो एक भी नज़र चौधरी निसार ठीक कह रहे हैं। ये बात याद रहे कि इस ग्रुप के अंदर जो है 100 आदमी तो वो हैं जो 2013 के अंदर जिन्होंने ज्वाइन किया है, यही 100 आदमी मुशर्रफ के साथ भी थे, इनमें से 80-85 जो है बीच में वो पीपल्स पार्टी भी थे, और मियाँ साहब की रहे। ये वो एक्चुअली कॉमन डिनोमिनेटर है जो पिछले 40 साल से हर पार्टी में ही होता है। सवाल तो इन पे रिलाय करना, जो लावा कल उन्होंने यानी निकला है बाहर, ये बड़े अरसे से पक रहा था, और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टाइमिंग्स में प्राइम मिनिस्टर हाउस उनसे नाराज़ रहा है। और अभी भी जो शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है परसों तरसों, उन्होंने तरदीद कर दी। तो मसला ये था कि भाई आप करते हैं, उसके बाद तरदीद कर देते हैं। तरदीद करने की क्या ज़रूरत है? इससे और ज़्यादा एक हामिद, मुझे एक बात बताएं। एक बड़ी सिंपल इक्वेशन है। इक्वेशन ये है कि सूबों में हुकूमतें हैं, इमरान खान साहब की KPK में है, पीपल्स पार्टी सिंध में है, पंजाब PMLN के पास है। इक्वेशन बड़ी सिंपल है। इस वक्त अगर आप किसी आम आदमी को पूछें, जितने भी आप लोग भी एनालिस्ट बैठे हैं, अगर मैं आपसे ही पूछूं तो शायद आप लोग ये राय देंगे कि थोड़ी बहुत सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त इलेक्शन जीतती है PMLN, आराम से जीत जाती है 2018 का एज वी स्पीक। अब इस वक्त अगर एक ट्रांजिशन हो जाती है इस पार्टी में और यही अपना प्राइम मिनिस्टर ले आते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर है चाहे कोई बाहर का है, तो आपकी कॉन्टीन्यूटी चलती है और शायद उससे बाकी हालात भी बेहतर हो जाएं। तो ये सारा जो जेपरडाइज हो रहा है, जो मैं ब्रेक जाने से पहले सवाल था, ये किसके मशवरे हैं कि इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन तो बिल्कुल सूट नहीं करती? ये मशवरा कौन दे रहा है? यही तो वो सवाल है जो चौधरी निसार साहब ने कल नवाज शरीफ साहब से पूछा कि ये बताएं आपके मशीर कौन है, कैबिनेट मीटिंग में। हाँ, सबके सामने। हाँ, उन्होंने कहा बताएं आपके मशीर कौन है, किसके मशवरे पे आपने पिछले साल पनामा स्कैंडल आने के बाद पहले एक तकरीर की टेलीविजन पे, फिर दूसरी की, फिर आपने असेंबली में भी तकरीर की। तो और तकरीरें भी ऐसी जो कैटेगोरिकली आपने बुलाया डैमेज कंट्रोल के लिए। चौधरी निसार साहब जो है ना, आप भी उनको बड़ा पुराना जानते हैं, हम उन पर तनकीद भी करते रहते हैं, इख्तलाफ भी होता रहता है उनसे बहुत से मामलात पे,
लेकिन चौधरी निसार साहब जो हैं वो कभी भी नवाज शरीफ के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, नवाज शरीफ को डिच नहीं करेंगे। पिछले साल शहबाज शरीफ भी नहीं बनेंगे। राहील शरीफ साहब के ज़माने में चौधरी निसार के पास मैसेज ये गया था, जिस बंदे ने ये मैसेज दिया उसने मुझे बताया, मैसेज ये गया था कि जनाब आप अगर खड़े हो जाएं तो MNAs की एक बहुत बड़ी तादाद हम आपको फराहम करेंगे और आप बगावत कर दें। चौधरी निसार ने कहा मैं राजपूत हूँ, मैं नवाज शरीफ से इख्तिलाफ उसके मुंह पे करूंगा, मैं कभी उसकी पीठ के पीछे साजिश नहीं करूंगा। उस जमाने का मैं भी आपको एक बता सकता हूँ, वाकया शेयर कर सकता हूँ कि उस जमाने में एक मैसेज शहबाज शरीफ साहब को भी आया था और उनको यहाँ तक कहा गया था कि अगर आप सिर्फ हाँ करते हैं, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब लंदन में थे अपने इलाज के लिए, तो ही विल बी टोल्ड नॉट टू कम बैक, उनको कह दिया जाएगा कि वापस ना आए। लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये भी सुन लें, फिर ये भी सुन लें, नवाज शरीफ साहब को लंदन के हॉस्पिटल में ये कहा गया था कि आप वापस ना जाएं, और मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा मुझे कि मुझे जाना चाहिए वापस, मैंने कहा फ़ौरन वापस चले जाएं क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या पैगाम दिया। मुझे ये हंसी ज़रूर आती है कि जब ये लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जो है चौधरी निसार साहब से, प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक माजी रहा हुआ है कि उन्होंने जुनीजो को डिच किया, उन्होंने ज़ियाउल हक की वो बिल्कुल अपने उसको उनको मेंटोर समझते थे, और अभी जो है उनका कोई डिसोन कर दिया हुआ है। उन्होंने जितोई साहब के साथ क्या किया, उन्होंने उसके बाद एक लंबी लिस्ट है, गुलाम इसाका, फ़ारूक लगारी, पीपल्स पार्टी के साथ कई चार्टर पे, तो थ्रू आउट उन्होंने पूरी पार्टी में अपने 20-30 साल में लोगों को डिच किया है। अपनी दफ़ा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी सारे बुरे हालात में जो कि उनके अपने क्रिएटेड हैं, ये सारा एक लिटनी ऑफ एरर्स है, ये जो एक कॉमेडी ऑफ एरर्स है ये पैनमा का सारा, कि सारा बगैर किसी मशवरे के ये सारी चीज़ें करते रहे हैं। और अब वो चौधरी निसार का बिल्कुल सवाल बनता है कि जनाब ये हमारे से पूछ के मशवरे के साथ ये किया था और अब आप हमें डैमेज कंट्रोल के लिए बुला रहे हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आपने जो सवाल किया कि क्या होगा अगर तो नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं और उनकी जगह पे मुस्लिम लीग नून अपने किसी सीनियर लीडर को रिप्लेस कर दिया, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के राजा परवेज़ अशरफ आ गए थे उनकी जगह पे, तो ये पार्टी भी बच जाएगी, सिस्टम भी चलेगा और अगले इलेक्शन में ये कम बैक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने किसी ऐसे बंदे को इम्पोज करने की कोशिश की जिसका असल मेरिट सिर्फ ये होगा कि वो नवाज शरीफ साहब का बहुत करीबी है या उनके ख़ानदान से उसका ताल्लुक है, मसलन इसहाक डार, तो वो तो बड़ा मसला हो जाएगा। वो तो खुद बड़े सीरियसली इंप्लिकेट हुए हैं। मेरा ख्याल है इस तक तो इसहाक डार और इसा मरियम की बात हो रही थी, दोनों ही आउट ऑफ द रेस नहीं हो गए, तो फिर कौन, यही तो सबका है कि वो लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक अच्छे खास तरीके से हमें जब अपनी आंखें ऐसे करते हैं ना तो कोई बात सोच रहा था मैं करूं या ना करूं, मीर साहब गल करो जड़ी सोच रहे हो, जड़ी गल रोकी हो करो। वो असल में इसहाक डार साहब कहीं जाते हैं बार बार कि मैं थोड़े नाल। अच्छा, इसहाक डार साहब का एक बड़ा मजेदार किस्सा है, जब प्राइम मिनिस्टर लंदन में थे, जब ये हार्ट का चल रहा था, आपस में बैठे बात हुई जाए, तो एक गद्दी नशीन है जो डार साहब बहुत वहाँ के मुरीद हैं, तो वो जो गद्दी नशीन है वो उनके सॉर्ट ऑफ हर किस्म के काम भी करते हैं, लोगों को बातें भी हैं, तो उन्होंने उनको कहा मेरे लिए दुआ करना। वो सर जद्दा में थे, दूसरे वो उम्रे पे गए हुए थे, मैंने बहुत बड़ा पंजाबी में मुझे बहुत बड़ा अहदा मिलने वाला है, तो उन्होंने कहा आप माशाल्लाह पहले चला रहे हैं, कहते नहीं ऐसा तो भी बड़ा अहदा मिलने वाला है। तो वो उस तो ये था कि शायद मैं फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर का वो हुमा मेरे सर बैठेगा। बहरहाल ये मुझे पता है इस पर डिनाइल आ जाएगा, लेकिन ये भी मुस्कुरा रहे हैं। डिनाइल इसलिए नहीं आएगा कि इसके सबूत मौजूद हैं, और अगर किसी ने डिनाइल कर दिया तो हो सकता है सबूत सामने आ जाए। लेकिन मैं आपको ये कह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब भी बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के, लेकिन मेरा ख्याल है वो खुद नहीं मानेंगे, इसलिए कि इलेक्शन करीब है और पंजाब में अगर वो पंजाब से हटते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, और इलेक्शन तक उनका पंजाब में रहना बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है कि ये उनका अपना ख्याल। मेरा ये मैं भी पूछना चाहती हूं कि अगर पीपल्स रिकॉर्ड आल्सो ना, नहीं 2013 का इलेक्शन नून लीग जो है ये शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस की वजह से जीती है। डेवलपमेंट तो है, मगर अगर पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी जगह जरदारी साहब किसी और को वजीर आजम बना सकते हैं, तो ये क्यों नहीं बना सकते? मुझे मेरा तो ये सवाल है कि इतने सालों इतनी पुरानी पार्टी अगर उसके अंदर भी अभी तक हायरार्की नहीं बनी। अच्छा, मुझे एक ब्रेक ले दिया, लेकिन मैं जब बोलती हूँ आपकी ब्रेक आ जाती है। मुझे बना लिया ना कि 2018 का इलेक्शन भी जीत रहे हैं और ये बड़ा स्मूथली हो जाएगा। ब्रेक से बाद आए मैं इस पे अपना ओपिनियन नहीं, स्मूथली नहीं, हम कह रहे हैं एज मैटर्स स्टैंड टुडे। लेकिन मैं एक चलें फिर उस पर ही बात कर लेते हैं, पहले ब्रेक ले लेते हैं, वरना फिर सवाल में फिर हम फंस जाएंगे। लेट्स गो फॉर अ ब्रेक।
जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। हामिद, ऑन अ सीरियस नोट, जो ये अभी तक एविडेंसेस हम देख रहे हैं, चार्जेस कह लें, जो भी कह लें, आपको क्या लगता है? एक इम्प्रेशन ये भी है कि मियाँ साहब बड़े खुशकिस्मत आदमी हैं और हर बारी वो हर जगह से निकल जाते हैं और शायद इसकी वजह से भी उनकी पॉलिटिक्स में वो बहुत ज़्यादा सख्ती आ गई है। क्या आप समझते हैं कि मैं आज मालिक साहब पार्लियामेंट हाउस में आज दोपहर को पीपल्स पार्टी के दो बहुत सीनियर रहनुमा जो हैं उनके साथ मैंने सींग फंसाए हुए थे। मैं ही कह रहा था जी कि अगर आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें जो उन्होंने एविडेंस लगाई है इसको देखें तो सुप्रीम कोर्ट इसको इग्नोर नहीं कर सकती और लगता यह है कि फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आएगा। वो दोनों बहुत सीनियर रहनुमा हैं और बहुत बड़े बड़े वकील हैं, बहुत बड़े बड़े वकील हैं और इस वक्त बड़े अहम ओहदों पे हैं दोनों पार्लियामेंट के। वो दोनों कहते हैं भाई तुम जो मर्जी करो, लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई बड़ा फैसला नहीं करती। तुम जो मर्जी कर लो, तुम देख लेना ये निकल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, या इसको लिंगर ऑन कर देंगे या लंबा करेंगे या रेफरेंस चला जाएगा नैब को। वो लगे हुए थे। अब मैंने कहा यार ये अब आप पॉलिटिशियन हैं और आप बहुत बड़े कानूनदान हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना पेश होते हैं, आप वहाँ पे केस लड़ते हैं, आप ये बात कर सकते हैं। मैं तो एक सीधा साधा सहाफ़ी हूँ। मैंने तो ये देखा है कि ये जीआईटी के मेंबर्स ने अपनी जानें जो हैं वो तली पे रख के और बहुत से रिस्क जो हैं वो लेके तो उन्होंने ये सारी एविडेंस इकट्ठी की है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो कभी किसी मुल्क के हुक्मरान को फ़ोन कर रहे हैं, कभी किसी मुल्क के हुक्मरान को, कोई फ़ोन नहीं सुन रहा तो एम्बेसी को कह रहे हैं कि मेरी गल कराओ। तो मैंने कहा जी मैं तो जो देखा है तो ये तो अनडिनाएबल एविडेंस है, ये तो मुझे लगता है कि ये तो कुछ हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल इस वक्त इस्लामाबाद में अपोजिशन में ऐसे बहुत जिम्मेदार लोग मौजूद हैं जो कहते हैं नहीं कि ये निकल जाएंगे, क्योंकि इनकी हिस्ट्री यही है। तो इसलिए इस ऑप्शन को आप मुस्तरद ना करें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसको लंबा भी खींच सकते हैं अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, और उनके वकील ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि केस जो है वो लंबा चला जाए। लेकिन आसमान जो बात कर रहे हैं हामिद, अभी कल चीफ जस्टिस के इमरान खान के केस सुनते हुए एक बड़ा एक ऑमिनस कमेंट पास किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं केसेस जल्दी ख़त्म हो, ये बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर द सिस्टम एंड एवरीथिंग। क्या आपके ख्याल में जो हामिद बात कर रहे हैं, जो पुराना लोग डरते हैं, क्या आपके ख्याल में मीडिया का, जुडिशरी का, फौज का, लोगों का डीएनए बदल नहीं गया 90s से? क्या अब एक नया दौर नहीं है जिसमें पुराने इक्वेशंस चलेंगे? अब नए तरीके से जो है ना वो चीज़ें हो रही है। ये जो बार बार पीपल्स पार्टी कहती है ना कि पंजाब का वजीर आजम या पंजाब के लीडर, उसमें बड़ा वजन है। अगर आप सोचें, ये जेआईटी ये फाइनल रिपोर्ट तो नहीं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है इसके ऊपर और पीएमएलएन के कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ ना कुछ तो है। वो इतने कॉन्फिडेंट है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने एक एक पॉइंट के ऊपर जो है एतराज इसका जमा कराना है और हम बच जाएंगे। हमें अगर कोई भी बाय लॉ अगर कोई चलेगा तो हमें कोई भी नहीं। आप लोगों ने कितनी जिल्दें पढ़ ली हैं? मैंने काफ़ी हद तक ये पढ़ी है, पर वो मुझे कॉन्फिडेंस जो आप कह रही हैं मुझे तो वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। मतलब वो कह रहे हैं ना कि पोस्चरिंग है, इसको पोस्चरिंग कहते हैं। पोस्चरिंग है कि जाहिर है ये कहा जाता है कि वो है, मगर अगर इतना कॉन्फिडेंस होता है, ये जो बयान कर रहे हैं कि बार बार वो जो इशारे करते हैं कि ये जिन आईटी है और कभी जो है किसी तरफ इशारा करते हैं इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, जो बेसिकली वो जो कह रहे हैं खुल के बात नहीं करते हैं ये सारे, तो मेरा ख्याल है उनकी अगर कॉन्फिडेंस जो है ये अगर था तो ये उसकी वजह से ये जो गलतियां करते आ रहे हैं। आपको याद है कि ये जेआईटी जो है ये इन्होंने खुद मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा उनसे कि आप क्या चाहते हैं, इन्होंने कहा जी सेशन कोर्ट वो भिजवा दें। जब तो ताहिरुल कादरी कहते हैं कि जी उन्होंने कहा जी सेशन एक्चुअली अगर इन्होंने फैसला उसको करवा लिया होता तो बेहतर हो गया था। वो अगर ये इन्होंने अख्तर साहब ने कहा नहीं जी, वो उन्होंने कहा जी सेशन कोर्ट में तो क्या हमें नहीं बता रहे तो उनको क्या बताएंगे। इनका जी फिर आप ऐसा करें कमीशन बना देंगे ज्वाइंट। अगर ये ना कहते तो हो सकता है 2-3 महीने छूट जाते। तो जिस तरह अभी ये कह रहे हैं ना कि ये वीडियो ओपन कर दें, कभी कहते हैं 10 नंबर डब्बा करें, भाई ये जीआईटी भी आपने इस तरह की गलतियां करके ये बनवाई भी है, तो वो वीडियो भी ना चलवाएं। पता नहीं उसमें से क्या क्या निकलेगा। जो सवाल हम पढ़ रहे हैं इन किताबों के अंदर लिखे हुए, अगर एक्चुअली लोगों ने देख लिए कि वहां पे वो बैठे हुए हैं और वो पूछ रहे हैं सईद अहमद से कि आप जनाब जेल भी गए थे सुना है सऊदी अरेबिया, एक तो पढ़ना एक और बात है, वो टीवी के ऊपर वीडियो में देखना जो है ना। और अभी भी वो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट चल रहे हैं, उनको कोई नहीं निकाल रहा। लेकिन उसके बारे में उन्होंने ये भी अपनी एक्सप्लेनेशन दी है कि मैं जब वहाँ था मैं इन्वेस्टमेंट करता था शेयर्स में दूसरे एक शेख साहब की, तो जब तक प्रॉफिट्स आते रहे उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब मेरी एक इन्वेस्टमेंट्स पे लॉसेस आ गए उन्होंने पकड़ के मुझे अंदर कर दिया। और सऊदी अरेबिया में इस तरह होता है 20 दिन जो है अब जेल में रह के आए हुए और उन्होंने उसके और उनकी नेशनलिटी क्या है? ये ट्रांजैक्शन के मैंने अनऑथराइज्ड ब्रिटिश है शायद नेशनलिटी, यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का सदर जो है वो ब्रिटिश नेशनल है।
और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस तो उन्होंने खुद माना हुआ है और इसको चीज़ को किसी को शेयर नहीं किया और उनका एक्सपीरियंस जो अपना उन्होंने बयान दिया हुआ है कि वो ओल्ड एज होम्स चलाते थे। अब ये एक जो पूरी इसकी किताब का जो बुनियादी जो नक्शा निकलता है कि किस तरीके से ये मुल्क चलाया जा रहा है, तो ये तो वो इंसान याद परेशान हो रखिए- जाता है। आपको याद एक रखें दिलचस्प कि- बात बताऊं कि आसिफ जरदारी साहब से मेरी टेलीफोन पे बात हो रही थी। मैंने कहा जी आपने देखी है ये एविडेंस वगैरह? कहते हैं हाँ मैंने देखी है, लेकिन यार एक बात मैंने आपको कहनी है, आप बुरा तो नहीं बनाएंगे? मैं कहा जी बताएं। कहते हैं अगर इतनी एविडेंस इसका 10% भी मेरे खिलाफ निकल आता ना, सही बात है। तो I आपका agree with- उन्होंने 11 कहा होगा, उन्होंने 10% नहीं कहा होगा। कि आप तो नहीं, लेकिन आपका ग्रुप और बाकी पाकिस्तान के साफी और ये सारी इस्टेब्लिशमेंट और ये सारे जो नून लीग वाले हैं, आप लोगों ने कोई इंतजार नहीं करना था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। तुसी प्रेसिडेंट हाउस च वड़ के अंदर वड़ के कुंडी ला के मेरी फैंटी लानी सी। और ये सच लेकिन भी है, ये सच भी है, लेकिन बिल्कुल सही क्योंकि है। प्राइम मिनिस्टर लाहौर का है, इसलिए आप लोग सिर्फ टीवी पे मजम्मत कर रहे हैं। ये एक फीलिंग है वहां पे, ये आप माने या ना माने, ये फीलिंग है। बताइए, एक दो चीज़ें बड़ी नई ट्विस्ट आ गई है, जिस तरह वो फाइनेंशियल कंपनी ZFE, क्या उसका नाम है, जबले अली वली। हाँ, FZE, FZE। उसके बाद एक नया सवाल उठ गया है कि अगर वहाँ पे ये उन्होंने पैसे नहीं भी लिए, कुछ भी नहीं किया, और अगर वहाँ पे शो किया हुआ कि पैसे ले रहे थे लेकिन नहीं लिए, लेकिन इशू बन गया एक और जो बड़ा सीरियस अब डिबेट हो रहा है कि 62, 63 क्या अप्लाई होता है कि नहीं होता, और क्या 62, 63 तभी अप्लाई होता है कि आप अपने मुल्क के अंदर ये जो अवामी नुमाइंदगी का एक्ट है उसकी भी खिलाफ वर्जी। भाई आप सादिक और अमीन, ये तो नहीं है कि आप सादिक और अमीन सिर्फ इस्लामाबाद में है, आप सादिक और अमीन पूरे पाकिस्तान में, आप सादिक अमीन पूरी दुनिया में है। ये क्या बात हुई कि हामिद मीर जो है वो लंदन में जाके तो झूठ बोल दे और पाकिस्तान में आके सच बोलना शुरू कर दे? ये सादिक और अमीन जो है ना, ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है सर। सच्चाई इंटरनेशनल होती है, सच्चाई किसी एक इलाके किसी एक सूबे की नहीं होती। और हमें इसके अलावा इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर काफ़ी और बेताशा सबूत तो हैं, मगर ये जो FZE वाली मामला ना, इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है, एक इसके अंदर है नॉन डिस्क्लोजर कि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, दूसरा है कि आपने प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक रखा हुआ था, तीसरा ये है कि आप एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसे ही अखलाकी तौर पे मतलब है कि ओकामा के ऊपर वर्क परमिट रखा हुआ है, कि वैसे ही है कि इस तरीके से अगर आप अपना बिजनेस चलाते हैं, ये चलाते हैं, तो ये मुल्क के लिए अच्छा, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि असल बहस अब सुप्रीम कोर्ट में होगी मंडे ऑनवर्ड्स कि 13 सवाल थे, उन 13 सवालों के जवाबों में क्या क्वालिटेटिवली, क्या उसके मटेरियल में कोई बेहतरी आई है कि नहीं आई। बाकी तो ठीक है, जो भी बातें हैं इट्स ऑल नॉइज, असल तो ये मम्बा होगा। जितना आप लोगों ने पढ़ा है, जो ओपिनियंस आप लोगों की फॉर्म हुई है, और उसमें जो एक ये कहा जा रहा है कि जी 13 में से 8 सवाल जो क्रिटिकल हैं उनमें कोई बेहतरी नहीं आई, उसमें कोई नई एविडेंस नहीं आई, और उसमें वही डैमेजिंग है। तो क्या अगर 13 में से 8 का रिपोर्ट कार्ड है, तो क्या इसका मतलब है कि अगला हफ्ता जो सा है वो और भी बहुत बुरी खबर ला रहा है प्राइम मिनिस्टर और उनकी रूलिंग जमात के लिए कि नहीं? लेकिन ये जवाब लेंगे हम ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था आप लोगों से आखिरी सेगमेंट के लिए, कहा यह जा रहा है और आपकी ओपिनियन चाहिए, जो कह रहे हैं वो नहीं, आपके ख्याल में जो 13 में से 8 सवाल थे जो डैमेजिंग हैं, वो कहते हैं माँ के वहीं खड़े हुए। आप मैं आपसे शुरू करते हैं। मालिक, पहले जो पैनामा 2 था जिसके अंदर सारा केस जब ये चल रहा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट 2 जजेस आफ्टर द चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो ऑलरेडी मवाद था उसकी बुनियाद पे डिस्क्वालीफाई प्राइम मिनिस्टर को कर दिया। 3 ने कहा कि जी हम तफ्तीश करवा लें, उनको सिर्फ एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट चाहिए अपना ये फैसला करने के लिए, तो इसमें एक नहीं, इसमें बेताशा अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स आ गए हैं जिसके लिए कोई ट्रायल नहीं है। कोर्ट के पास मार्जिन नहीं है मुझे तो इसमें से बिल्कुल भी बदतरी नज़र आते हैं, और मैं आपको पता है सारे थ्रू आउट ये केस अटेंड करता रहा हूँ, जाता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी लगता है, मेरा ख्याल है इन्होंने सबसे बड़ी गलती जो सारी प्रोसीडिंग में JIT की ये की है कि इनका गलत मफरूज़ा था कि वहाँ पे 184(3) के तहत ये कह रहे थे कि हम हर चीज़ को क्वेश्चन करते जाएंगे, कतरी लेटर को भी, तो क्योंकि वो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स थे उस पर फैसला नहीं हो सकता था। यहाँ पे जो था ये एंटी करप्शन लॉज थे जिसमें कि ओनस जो है बारे सबूत इनके ऊपर था, इन्होंने वही पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट वाली यहाँ भी रखी, और अब जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं देने के लिए तैयार हूँ,
उस वक्त नहीं दे रहे थे अपने टैक्स रिटर्न्स वगैरह, तो अब वो कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट है। तो इन्होंने ये वही उसी स्ट्रेटजी के साथ चले। इनकी थ्रू आउट जो अपनी लीगल स्ट्रेटजी रही कि वकील 5-5 बदलना और वकील बैड एडवाइस, बैड स्ट्रेटजी, ये बच सकते थे। कई मौके आए, मैं एक मिनट से ऐड कर दूं, कई मौके आए थे जहां ये बच सकते थे जो है, मगर इन्होंने ज़ाया किए। देखिए मैंने तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अभी वीकेंड पे ही सोचा है पढ़ेंगे पूरी, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी पढ़ी है जैसे शहबाज शरीफ पढ़े साथ साथ पढ़े अब तो उसमें जो शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैंने रिस्पोंडेंट नंबर 7 ने जो कहा है नहीं, मगर वो मुझे पता ही है क्यों कह रहे हैं, तो वो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि भाई मैंने तो ये दस्तखत ही नहीं किए, सरकार ये मेरे दस्तखत नहीं। उन्होंने खुद को बड़े सलीके से कल हमने प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये गजनी सिंड्रोम है, हर कोई भूल जाता है कि क्या किया क्या नहीं किया। ये कैसे भूल सकते हैं कि 1980 का एग्रीमेंट जो था वो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि तारिक शफी साहब और उनके बेटे हुसैन नवाज साहब के ये मौजूद थे, इन्होंने एग्रीमेंट किया और वो कह रहे हैं जी मैंने किया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सारा ओनर्स, ये सारा इल्ज़ाम हुसैन नवाज पे रख दिया रिस्पोंडेंट नंबर 7 के ऊपर, के जिसने ये कहा कि चचा ने की निगरानी में हुआ था और चचा ने इनकार कर दिया। अभी तो इसमें से और उसमें उन्होंने बयान दिया हुआ है कि मैंने सारी जिंदगी हमेशा मैंने इंग्लिश में साइन किए हैं, सो आई रियली डोंट थिंक कि मैंने उर्दू में किया होगा, और अगर 40 साल पहले किया शायद तो फिर तो और ज्यादा संगीन बात हो गई। मैंने हमेशा अंग्रेजी में किया, मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं उर्दू में क्यों करूंगा। इसका मतलब क्या है? हो सकता है उनका भी फेक हो गया, किसी ने यहीं से डाल दिया। हो सकता है को ही तो रोकना था इस JIT। आपके भी ख्याल में आपको क्या लगता है कोर्ट, देखिए कोर्ट के पास इनफ एविडेंस है कि वो 62-63 के ऊपर फैसला करे, इतना है कि छोड़ दे? डज इट हैव इनफ एविडेंस टू नॉट टू मुश्किल कन्विक्ट है? आप भी कहते हामिद? सिर्फ एक ही रास्ता है नवाज शरीफ साहब के पास कि उनके वकील जो है वो केस को लंबा खींचने की कोशिश करें, लेकिन जब ये JIT के मेंबर्स काम कर रहे थे और जब वो ये रिपोर्ट लिख रहे थे, तो उस ज़माने में जितना वो प्रेशर में आए और जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिख के बताया 6 के 6 मेंबर्स ने कि उनकी और उनकी फैमिलीज़ की ज़िंदगी ख़तरे में है, तो उससे लगता है कि वो वाकई को बहुत बड़ा काम कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि जितना अरसा वो वज़ीर आज़म हैं वो खुद ऑर्डर करें, इंश्योर करें ये जो 6 के 6 मेंबर्स हैं इनकी सिक्योरिटी को। अगर खुदा न ख्वास्ता इनको कुछ हो गया तो इल्ज़ाम उन पे आएगा। और एक मैं ब्रेकिंग व्यू भी दे दूँ आपको कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो बड़े इतने भोले बादशाह नहीं है, बड़े समझदार आदमी है, तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं। वो सुना है कि 2-3 दिन पहले वो सोच रहे थे कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं, लेकिन फिर उनके कुछ एडवाइज़र ऐसे हैं जिनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म रहने से वाबस्ता है, उन्होंने घुस के कमरा बंद करके उनके दफ्तर में कहा अल्लाह के वास्ते तुझे इस्तीफ़ा नहीं देना, और वो उनका माइंड चेंज करा दिया। ये वही तो नहीं जिन्होंने कुछ लफ्ज़ भी उनको लिख दिए थे किसी वक्त? किसी ने सेनेटर बनना है, किसी ने कुछ करना है, सबके अपने अपने। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ऑन अ सीरियस नोट, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्या आपके ख्याल में इसको अगर नवाज शरीफ साहब ऐसे ना देखें कि शिकस्त है या कुछ है या इमरान खान के नारे हैं, और ये देखें कि मैंने 35 साल की इनिंग्स खेली, मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए, न्यूक्लियर बनाया, हमने डेवलपमेंट बहुत की, सब कुछ किया, और अब मैं अपनी पार्टी की कॉन्टीन्यूटी के लिए और फ्यूचर के लिए अगर मुझे थोड़ा सा प्रीमेच्योरली साइड स्टेप हो भी जाना पड़े, तो क्या ये सोच नहीं? मैं बिल्कुल आपके बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरा मुख्तसर जवाब ये है कि नवाज शरीफ साहब सिस्टम को बचाने की कोशिश करें, पार्टी बचाएं। पार्टी बच जाती है, सिस्टम बच जाता है, इलेक्शन टाइम पे हो जाता है, ही कैन कम बैक, उनकी पार्टी वापस आ सकती है। हो सकता है वो खुद ना आए, अगर उनकी पार्टी वापस आती है तो वो भी पॉलिटिकली बच जाएंगे। लेकिन ये जिस रास्ते पे उनके कुछ आकबत नाअंदेश मशीर चला रहे हैं ना, ये है कन्फ्रंट्रेशन का रास्ता। इस रास्ते पे चलते हुए वो कोशिश करेंगे कि सिस्टम डिरेल हो जाए और वो सियासी शहीद बन जाए, लेकिन मुझे लगता है ना सिस्टम डिरेल होगा ना वो सियासी शहीद बनेंगे, बल्कि ये जो मशीर हैं अपने गलत मशवरों से नवाज शरीफ साहब को मज़ीद बर्बादी के, सियासी बर्बादी के रास्ते पे चला रहे हैं। और इसका उनको जैसे जितने दिन गुजरते जाएंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान के एहतमाल, नुकसान का ख़दशा, उसका स्केल बढ़ता जाएगा, वो लूज़ करते जाएंगे। यही वो बातें जो चौधरी निसार साहब एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे हमदर्द के तौर पे उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा अब तो खुशामदियों के नरगे से निकलो, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल ये मशवरा मेरे ख्याल अब तो उनके बहुत सारे दोस्त जो करीबी हैं वो उनको यही कह रहे हैं, सिवाय काबीना के या जो उनके वर्कर्स हैं, कि आप ये अब रिज़ाइन कर दें इससे पहले कि आपको नाअहल कर दिया जाए, खुद आप अपना वज़ीर आज़म जो कर दें, या उसके अलावा आप जरदारी साहब से, इमरान खान साहब से एक मीटिंग तय करें, आप इलेक्शन स्केजुअल इस केस से पहले
इससे पहले कि कोर्ट कुछ करे, पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को तय करके इलेक्शन में चले जाए। मेरा ख्याल है अगर ये मामला पार्लियामेंट से बाहर ना निकलता, जो कि अपोजिशन कहती थी पार्लियामेंट में रखें, तो इनकी बहुत ज़्यादा बच जाते, लेकिन अब तवक्को नहीं है। जिस तरह कतर की बातें निकली यूएई से, क्या लगता है कि इंटरनेशनल आइसोलेशन भी कुछ हो गई है? क्योंकि जबरेली से इंफॉर्मेशन निकलना सरकारी तौर पे, और फिर जो सऊदी अरेबिया में हुआ, फिर सऊदी अरेबिया के सफ़ीर पे आके वो बातें करना, क्या ये चीज़ें भी एक अंदिया दे रहे हैं आने वाले दिनों का? वो मालिक, इनका इशू हमेशा से ये रहा कि इनका ये नहीं बता रहा था कि ये अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इनके ज़ाती तल्लुकात कहाँ ख़त्म होते हैं और कौमी सलामती के नेशनल इंटरेस्ट कहाँ से होते हैं, क्योंकि बड़ी ज़ाती किस्म के सऊदी से, कतरियों से, यूएई वालों से तल्लुकात रहे हैं। मगर ये बातें हो रही हैं कि ये जो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आई हैं, क्या उन्होंने जो है इन्होंने फ़ैसला किया था दगान को वाले मामले में 22 उसमें वोट नहीं दिया था, फिर कतर की जो राइवलरी चल रही है वो पॉसिबल है, या पता नहीं शायद किसी ने सिस्टम का ट्राई नहीं किया था कि रूटीन में कई दफ़ा हमने अपने तजर्बे से देखा है एज रिपोर्टर्स कि सिंपली आपने पूछना होता है तो जवाब मिल जाता है। और ये हम सब की नालायकी थी कि ये 2006 से ये जो कामे वाली चीज़ है जो उन्होंने डिनाई नहीं की, उन्होंने सिर्फ डिनाई ये कहा है कि सैलरी नहीं ड्रॉ कर रहे थे, जिससे कि मेरा ख्याल फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने कभी देखा ही नहीं था, गौर ही नहीं किया था, पूछा ही नहीं था। 62, 63 में आ जाएगी कि वहाँ आप शो कर रहे हैं कि आप सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर ये रहे। मैं ख्याल है रोपा में आएगी। अनडिस्प्यूटेड जो फैक्ट में से कह रहा हूँ, ये ये एक ही काफ़ी है, एक ही काफ़ी है जो मान लिया उन्होंने। रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है ना पाकिस्तान political पीपल्स, जिसमें जो कि अवामी नुमाइंदगी का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट रोपा, उसके तहत तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसमें तो वो फौरी तौर अब इसमें देखिए डिफेंस इसमें अगेन फिर डिफेंस कौन दे रहा है जी? हुसैन नवाज साहब दे रहे हैं, हमारे प्यारे भाई, लेकिन वो जिन्होंने कभी कंपनी इलेक्शन नहीं लड़ा, जिन्होंने कभी डिक्लेरेशन नहीं भरे। वो कह रहे हैं अगर कोई ये साबित कर दे कि हमने इस कंपनी से नवाज शरीफ साहब को कोई तनख्वाह दिया तो हम सियासत छोड़ देंगे। ये तो मसला ही मालिक, नहीं है। आप हसन के नाम पे नहीं थी, हसन के नाम पे है, लेकिन रिस्पांस दे रहे हैं हुसैन साहब। चेयरमैन उसके जो है ना प्राइम मिनिस्टर पहले सेल्स थे, उसके ऊपर हाँ, सेल्स लिखा है, वो काट के फिर मार्केटिंग मैनेजर बने, बाद में चेयर बने, उसके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं। आई थिंक वी हैव द जेस्ट। आप सबका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसा कि आपने देखा, तमाम जो हमारे पैनलिस्ट थे उन सब की दो चीज़ों पे एक इत्तेफाक था। एक तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर को अब जो भी डिसीजन लेना है वो इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें। किसी की हार या जीत नहीं है, सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी की बात है, डेमोक्रेसी की कॉन्टीन्यूटी की बात है, और सबसे बड़ी बात है उनकी अपनी जमात की पावर में कॉन्टीन्यूटी की बात है। तो अगर इवेंट के बजाय स्ट्रेटिजिक तरीके से असेस करें तो शायद आने वाले दिन इतने बुरे ना हों जितने इस वक्त लग रहे हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।